हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स विद फिल्म बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 23 जुलाई 2021। तो आज हम देखेंगे कौन कौन सी घटनाएं द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ अदर मैगजीन और पीआईबी में इम्पॉर्टेंट रही हैं, जो हमारी प्रीलिम्स 2021 और 2022 की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज है 23 जुलाई 2021। तो आज हम देखेंगे हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ पीआईबी के अलावा अदर मैगजीन और करंट अफेयर्स में कौन कौन सी घटनाएं इंपॉर्टेंट रहीं। पहली घटना हमारी आज है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के बारे में। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे किस अधिनियम के अंतर्गत गठित किया गया, और साथ ही आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, तो इसे ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत गठित किया गया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, तो आप कहेंगे विद्युत मंत्रालय के। आपको यहाँ पे फंसाने के लिए क्वेश्चन क्या दे सकता है कि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत, तो आप कहेंगे नहीं साहब, ये नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं शामिल है। इसका काम क्या होता है? ये काम करती है मौजूदा संसाधनों एवं बुनियादी ढांचे की पहचान तथा उपयोग करने के लिए नामित उपभोक्ता एजेंसी अन्य संगठनों के साथ समन्वय करना। मतलब जो भी उपभोक्ता होते हैं, जो भी एजेंसियां होती हैं बिजली सप्लाई की, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उन सबको एक मंच पे लाते हैं ताकि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो बेसिक हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका सही से यूटिलाइजेशन किया जा सके या उसका उपयोग किया जा सके। ठीक है, अगली रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी हमने आपको प्रीवियस में रिपोर्ट बता दी है, बट फिर भी आपको याद होना चाहिए कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जा सकती है, जारी की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है। अब आप हमें एक क्वेश्चन और बताएंगे, क्या वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ठीक है, तो आप ये हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि ये वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। क्लियर? फिर बात आती है यहाँ पे जल संरक्षण के विविध क्षेत्रों के बारे में। देखिए, जल संरक्षण के विविध क्षेत्रों के बारे में ये आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जब हम मेंस में क्वेश्चन लिखते हैं तो हमें पता नहीं चल पाता है कि जल संरक्षण के जो क्षेत्र हैं कौन कौन से हैं, तो वो 10 क्षेत्र आपको पता होने चाहिए। और 10 में से अगर एग्जाम हॉल में आपको 5 भी याद रहे ना, तो आप अपना मेंस का आंसर काफ़ी अच्छे से लिख सकते हैं। इसका प्रीलिम से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो मेंस के लिए हैं तो आप इनको लिख लीजिए, आगे आपके काम आएगा। ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट यानी कि भूमिगत जल का मैनेजमेंट करना, एक्वाफायर मैनेजमेंट यानी कि जो जल हमारे यहाँ है दूषित उसको साफ करना, रिवर बेसिन मैनेजमेंट, इरिगेशन मैनेजमेंट यानी कि सिंचाई व्यवस्था को सुचारू बनाना, वाटर क्वालिटी यानी कि पानी को सही या कहें कि अच्छी पोषक मात्रा में उपलब्ध कराना, वाटर सेट मैनेजमेंट जो वाटर सेट प्रोग्राम होते हैं उसमें मैनेज करना, रिवर लिंकिंग एंड रीजनरेशन यानी कि नदी जोड़ो कार्यक्रम को बढ़ावा देना, डैम रिहेबिलिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन डैम को बढ़ावा देना, साथ ही पुनर्वास की व्यवस्था को उचित करना, फ्लड मैनेजमेंट बाढ़ के पानी को नियंत्रित करना, और वाटर यूटिलाइज। इतना सब करने के बाद जो भी जल है उसका सदुपयोग करना। ऐसा नहीं है कि सिंचाई के लिए अगर सरकार ने बिजली मुफ्त दे दी है तो आपका पंप चल रहा है तो चलने ही दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। क्लियर? फिर बात आती है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जल को संरक्षित करने के लिए कौन कौन सी पहलें शुरू की गई। जब हम मेंस में क्वेश्चन लिखते हैं, और इस समय तो सबसे अगर मैं कहूँ हॉटेस्ट जो टॉपिक है वो जल शक्ति ही है, या कहें कि जल ही है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत सरकार के द्वारा जल के संदर्भ में काफ़ी सारी योजनाएं या काफ़ी सारी पहलें जारी करने के बावजूद भी अभी भी जल संरक्षण के प्रति हम इतने सकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं कर पाए हैं, इसके पीछे क्या कारण है? तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी पहलें हैं। ठीक है, तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, आप एक बार ये सारी पहलें देख लें। पहली है जल जीवन मिशन, दूसरी बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना जिसको ड्रिप योजना कहते हैं, नमामि गंगे, तीसरी है राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना, पांचवी है अमृत मिशन। अमृत का मतलब अटल मिशन से संबंधित। ठीक है, अटल भूजल अलग है। ठीक है, ये अलग है। राष्ट्रीय जल विज्ञान कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय जल भूत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम, नदी बेसिन प्रबंधन, अटल भूजल योजना और राष्ट्रीय जल मिशन। ठीक है, तो ये 11 स्कीम है, आपको याद रखनी है। क्लियर? जितनी याद रह जाए उतनी अच्छी बात है। ऑलरेडी हमने इन सब पे अधिकांश क्वेश्चन आपको मेंस में कवर करा ही दिए हैं। ठीक,
अगला आर्टिकल जो हमारा है वो है डिजिटल ट्विंस के बारे में। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिजिटल ट्विंस से क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये भौतिक दुनिया की एक आभासी प्रतिकृति है। ये न केवल भौतिक संपत्तियों पाइप पंप वजन वॉल्व टैंक आदि के डिजिटल भाग को एकीकृत करते हैं, बल्कि मौसम संबंधी रिकॉर्ड जैसे ऐतिहासिक डाटा सेट को भी शामिल किया जाता है, जो उन्हें कई विश्लेषणों के लिए उपयोग की अनुमति देता है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो इसका सामान्य सा मतलब ये हुआ, आपने देखा होगा कई सारी मूवीज़ में, कई सारे उसमें या हमारे वीडियोस में ये आपने देखा होगा कि कई बार हम एनिमेशन टेक्निक का यूज करते हैं, और एनिमेशन टेक्निक के ज़रिए हम बताते हैं कि देखो ये पाइप है, ये है, ये नेपोलियन है, ये फ्रेंच के लोग हैं, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही, यानी कि आपको केवल आभास कराया जाएगा कि देखो ऐसी दुनिया भौतिक है, ठीक है। सिंपल सी मतलब अगर हम आपको एक बात बताएं तो आप लोगों में जितने लोग गेम वगैरह खेलते हो ना, पबजी वगैरह, उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है, ठीक है। तो इतना बातें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना पता हो डिजिटल ट्विंस का मतलब ये होता है भौतिक दुनिया से संबंधित कोई बात। अब यहाँ पे अगर दे देगा कि ये एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है, तो आप कहेंगे नहीं साहब आप गलत बोल रहे हो, ठीक है। अगला आर्टिकल हमारा है आकाश मिसाइल व MPATGM। MPATGM का फुल फॉर्म क्या होता है, मैन पोर्टेबल, ठीक है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। क्लियर, हमेशा ऐसे ही आपको जब मिलेगा ना ATGM, तो ATGM का मतलब ये होता है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। क्लियर, अब यहाँ पे मैन पोर्टेबल हो गया। मैन, आपने देखा होगा बॉर्डर मूवी आपने देखी होगी, तो उसमें सनी देओल का जो पिक्चर आती है ना, वो ऐसे एक तोप हाथ में लिए हुए चल रहे हैं, ठीक है, वो वास्तव में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ही दिखाते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए। चलिए, आकाश मिसाइल, तो इनके बारे में हम डिटेल में एक एक जानकारी लेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपसे में भी हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सके। इससे पहले हम आगे आर्टिकल आपको पढ़ाएं, दो बेसिक जानकारी बता दें। भारत में जितनी भी मिसाइल्स बनाई जाती हैं, ठीक है, या जितने भी वेपन्स बनाए जाते हैं, ठीक है, वो सब के सब बनाए जाते हैं DRDO के द्वारा। ध्यान देना, जितने भी हथियार और जितने भी वेपन्स बनाए जाएंगे वो सब बनाए जाएंगे DRDO के द्वारा, ठीक है। जितने भी स्पेस काम किए जाएंगे, स्पेस से रिलेटेड जितनी भी हमारे PSLV GSLV ये सब बनाए जाएंगे, वो बनाए जाएंगे इसरो के द्वारा। बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि सर DRDO क्या करता है और इसरो क्या करता है। तो अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए, DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, रक्षा रिसर्च एंड विकास संगठन, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए। चलिए इसमें देखते हैं, MTGM पूरा नाम बता दिया आपको। आकाश मिसाइल क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद हैं। अब प्रश्न उठता है कि अब आपके लोगों के मन में, कुछ लोगों के दिमाग में आएगा सर बैलिस्टिक क्या होती है, ठीक है। तो बैलिस्टिक जो मिसाइल होती है वो ऐसे जाती है, क्लियर, ऐसे, मतलब ये मिसाइल का जैसे परागमन वेग होता है, हालांकि आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो क्षैतिज ज़्यादा चलती है ऊर्ध्वाधर की अपेक्षा। क्लियर, तो इतनी बातें समझ गए। बैलिस्टिक मिसाइल है, ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, मतलब सतह में कोई एक टैंक लगा होगा, वहां से इसे छोड़ा जाएगा, ऊपर जाएगी, ठीक। 60 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। 2.5 मैक की स्पीड है। मैक क्या होता है, मैक वास्तव में स्पीड को मापने का एक यंत्र है। अब प्रश्न उठता है कि सर किलोमीटर क्यों नहीं लगाते हो यहाँ पे, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे की जो रफ्तार है ना वो मैक के अपेक्षा काफ़ी कम होती है, ठीक है, इसीलिए मैक का उपयोग किया जाता है। अब मैक की स्पीड होती कितनी है, 1 मैक इज इक्वल टू कितना होता है, ध्वनि की गति के बराबर, ठीक है। ध्वनि की गति कितनी होती है आपको अच्छे से पता है, 332 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, तो अगर हम ये कह रहे हैं 2.5 मैक, तो इसका क्या मतलब हुआ, ध्वनि की गति का 2.5 गुना, ठीक है। तो इतनी बातें समझ गए। स्वदेशी है, क्लियर। अब सिंपल सी बात है, इसमें क्या आपसे पूछेगा कि विदेशी, आप बता देंगे DRDO ने बनाया तो स्वदेशी होगी, समझ गए। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हालांकि अभी हम आपको इसमें इंटीग्रेटेड मिसाइल प्रोग्राम के बारे में भी बताएंगे, तो उसमें भी ये आकाश मिसाइल शामिल है। इसी के बाद नेक्स्ट आर्टिकल है, तो वहाँ पे हम आपको और डिटेल से बताएंगे। MPATGM क्या होता है, MPATGM पूरा नाम बता दिया था। ये भी स्वदेश निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। 15 किलोग्राम के वार हेड को, यानी कि हथियार को, ये 2.5 किलोमीटर तक भेज सकता है,
देखो सिंपल सी बात है, जो गोला होता है ना, गोला बारूद, वो गोले का वेट अगर 15 केजी तक है तो उसको ये 2.5 किलोमीटर की दूर तक फेंक सकता है, ऐसे आप समझो। ठीक है, आप लोगों को कहने से डिफेंस एकेडमी मुझे लेकर जाना चाहिए। ठीक, चलिए IGMDP इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, पूरा नाम है, कई बार आपने सुना होगा, यानी कि एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। ठीक है, 1983 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2012 में ये मिशन पूरी तरह कंप्लीट हो गया। क्लियर। अब प्रश्न उठता है हुआ क्या इतने वर्षों के बीच में, तो इतने वर्षों के बीच में इन्होंने 5 मिसाइल डेवलप की। वास्तव में कलाम साहब का सपना था कि हमारे पास कम से कम ये 5 मिसाइलें होनी चाहिए ताकि हम पटना पे फतेह कर सकें। पटना पे फतेह करने का मतलब नहीं है कि बिहार वाला पटना, पटना का मतलब ये है पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। ठीक है, आप में से जो बच्चे पटना के हों या बिहार राज्य से संबंधित हों, तो मे भी अगर इंटरव्यू के एग्जामिनर के मन में थोड़ा सा भी मजाक करने का सूझा और आप साइंस के बैकग्राउंड से हैं, आप बीटेक इंजीनियर वगैरह करके आए हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि आप पटना के बारे में क्या हमें बता सकते हैं कि भारत सरकार का ऐसा कोई मिशन भी है जो पटना से संबंधित है। हालांकि ये बहुत डेप्थ की बात है, अगर इंटरव्यू वाले के दिमाग में ख्याल आ जाए तो, वैसे आएगा नहीं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पटना यानी कि पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। प्रीलिम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट मिसाइल प्रोग्राम का कौन सी मिसाइल इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो आपको ये 5 नाम हैं, इनमें से हो सकता है कि 1-2 नाम और जोड़ दें कि आप ये वाली बताइए क्या ये मिसाइल इसमें शामिल है, तो आप बताएंगे साहब नहीं शामिल है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है ये मिसाइल हैं क्या क्या, तो पृथ्वी जो है ये सतह से सतह पे वार करती है। ठीक है, सिंपल, जमीन से जमीन पे वार करेगी। अग्नि जो है वो सतह से सतह पे वार करती है, सिंपल सी बात है, आग तो जमीन में लगती है ना, आकाश में थोड़ा लगती है। त्रिशूल जो है ये सतह से आकाश में, कहा नहीं जाता त्रिशूल शिव जी ने फेंक के मारा, तो कहाँ फेंक के मारेंगे, सतह से फेंकेंगे आकाश की ओर। ठीक है, कई बार तो होता है ऊपर से वो नीचे फेंकते हैं, अपने मतलब हिमालय कैलाश पर्वत से वो नीचे फेंकते हैं, तो अब ये भी दिमाग मत लगा लेना। ठीक है, नाग, नाग तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। अब यहाँ पे 2 बातें एक और बता दें कि नाग की ये तो है जमीन का वेरिएंट। ठीक है, जमीन का मतलब किसी जमीनी टैंक के द्वारा नाग का उपयोग किया जाए। ठीक है, इसी को अगर हेलीकॉप्टर से या कहें कि हमारे जो फाइटर जेट हैं उनके द्वारा अगर इसको यूज किया जाता है तो उसको कहते हैं हेलिना। ठीक है, ये इसका हेलिना वर्जन है। क्लियर, हालांकि अब इसका भी नाम बदल दिया गया है, तो जो नाम होगा हम बताएंगे, हालांकि हमने आपको लास्ट में करंट बताया था बट अभी दिमाग में याद नहीं है। ठीक, आकाश ऑलरेडी बता दिया, सतह से आकाश। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, जो अग्नि है ना, अग्नि, ये नाग तीसरी पीढ़ी की मिसाइल है, अग्नि को हमने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं पीढ़ी तक का बना लिया है। ठीक है, और अग्नि की खास बात क्या है ना अग्नि 5 की, कि अग्नि 5 जो ये इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब क्या हुआ, अंतर महाद्वीपीय, मतलब अगर भारत अपने देश से इसका उपयोग करेगा तो ये यूरोप के कई देशों को भी समाप्त कर सकती है, ये चाइना को भी समाप्त कर सकती है। ठीक है, इतनी रेंज है इसकी, लगभग 5000 किलोमीटर समथिंग के आसपास रेंज इसकी पहुंच गई है। तो इस पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि करंट में चर्चा में रहा है और आप में से अधिकांश बच्चों को पता होना चाहिए पास्ट में हमने पढ़ा भी है, बट जहां हमें आर्टिकल मिलेगा तो इसे हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में साइंस टेक में आपको कवर करा देंगे। ठीक है, चलिए इतनी बातें आप समझ गए, तो ये वाला टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अब बात आती है दक्षिण एशियाई पहल। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि दक्षिण एशियाई पहल किन किन के द्वारा की गई। चाइना, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इनके द्वारा की गई। ठीक है, क्या भारत इसमें शामिल है, तो नहीं, ना तो भारत, ना तो भूटान, ना तो मालदीव, ये 3 देश इसमें शामिल नहीं है, तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब बात आती है बर्ड फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा। इस टॉपिक को हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और यकीन मानिए कि इस टॉपिक से मे बी इस बार आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी के मतलब समझ लो हॉटेस्ट टॉपिक होते हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं हैं और पढ़ाने वाले पढ़ाते नहीं हैं। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे हमने आपको अपने प्रीलिम बूस्टर टुडे सीरीज में
एक्सटर्नल बेंचमार्क पढ़ाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो वैसा ही ये टॉपिक है, बट इसको हम यहीं पे पढ़ाते हैं। ठीक है, ये क्या है, इसे H5N1 के नाम से भी जाना जाता है। पहला क्वेश्चन यूपीएससी ने एक बार यही पूछा था कि H5N1 क्या है, तो आप बता देंगे बर्ड फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा। एवियन का क्या मतलब होता है, आप लोग जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में आपको स्पीसीज को कैटेगराइज किया जाता है, सरीसृप वगैरह, ठीक है, पक्षियों को अलग, तो पक्षियों को एवियन बोला जाता है। ठीक है, तो इसलिए बर्ड फ्लू क्या हुआ, पक्षी से संबंधित कोई इन्फ्लुएंजा। वैसे इन्फ्लुएंजा मतलब एक तरीके का बीमारी, ठीक है, और भी जितना हम लोग सरल से सरल समझ सकते हैं उतना समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब इसको H5N1 कहते क्यों हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बर्ड फ्लू होता है ना, ये H5N1 वायरस के कारण होता है। जैसे कोरोना किसके कारण होता है, कोविड-19 उसका नाम है वायरस, ठीक है, तो उसके कारण होता है। हालांकि उसका नाम कोविड-19 हम लोग कहते हैं, ठीक है, वैसे उसका क्या नाम है, सरस वायरस। ठीक है, चलिए, ये जंगली पक्षियों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एवियन इन्फ्लुएंजा के टाइप ए वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। ध्यान देना, यहाँ क्या है, टाइप ए, आपको यहाँ पे क्वेश्चन घुमा देगा टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी। आप कहोगे मास्टर यूपीएससी इतना नहीं घुमाती है, इतना भी मत फेंको मेरे सामने। तो आपको पता होना चाहिए यूपीएससी ने 2019 के पेपर में हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस ए तीनों पे क्वेश्चन पूछ दिया था। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि हेपेटाइटिस सी के बारे में पूछा है, ए के बारे में पूछा कि बी के बारे में पूछा। तो समझ सकते हो, इसलिए आपको बता रहे हैं, फेक नहीं रहे। आप बैक एयर उठाएंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है, इसका संक्रमण और भी कई सारे पक्षियों व जानवरों में देखने को मिलता है। कहने का मतलब अगर आपको ये दे दे कि इसका संक्रमण केवल और केवल एवियन में होता है, यानी कि केवल पक्षियों में होता है, मुर्गी में होता है, चमगादड़ में होता है, किसी पक्षी में होता है, तो बिल्कुल भी नहीं साहब, उनमें तो होता ही होता है, बल्कि बाघ में भी देखने को मिला है, चीते में भी देखने को मिला है और हाथी में भी देखने को मिला है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इनका संक्रमण केवल और केवल पक्षियों में होता है। आपको यहाँ पे दे देगा कि इसका संक्रमण केवल पक्षियों में होता है, ठीक है, तो गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन। समझ रहे, मुर्गी पालन में ज़्यादातर ये बर्ड फ्लू की समस्या देखने को मिलती है। अभी आपने 2021 के शुरुआती दौर में देखा होगा, बर्ड फ्लू फैलने लगा था कोविड के टाइम पीरियड पे, तो हमने कई सारे पक्षियों को मार दिया था। और जब पक्षियों को मार रहे थे तो बीबीसी ने एक कार्टून बनाया था, बड़ा इंटरेस्टिंग कार्टून था। कार्टून किसका था, पक्षी का था। वो किससे कह रही थी, मोर से कह रही थी। मोर से क्या कह रही थी पक्षी, कि ए रे अपने मालिक से कह देना कि हमको क्यों मार रहा है, मतलब फैलने से अगर इतना डर लग रहा तो हमको मार दे रहे हो, तो आदमियों को भी मार दो। और उसने एक और दूसरा अगले दिन एक और आया था, क्या आया था कि वही पक्षी फिर मोर से कह रही है कि एक काम करो ना, हमारे यहाँ भी लॉकडाउन लगवा दो कुछ दिनों के लिए। तो वही था, कॉमेडी बनाने वाले कुछ भी बनाते रहते हैं। मानव के प्रत्यक्ष संपर्क में आने से मानव अगर पक्षियों के प्रत्यक्ष संपर्क में आता है तो उसे भी बर्ड फ्लू हो जाता है। ठीक है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई लक्षण नहीं मिला कि मानव से मानव में होता है बर्ड फ्लू। ठीक है, चलिए, इन्फ्लुएंजा वायरस 4 प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी, क्लियर। तो अब आप एक एक को देखिए। ए बी क्या होता है, ये प्रत्येक वर्ष मौसमी संक्रमण जनित महामारी का कारण बनते हैं, यानी कि मौसम से जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं उनके लिए ये कारण बनते हैं। सी का क्या मतलब, सामान्यतः मनुष्यों में होता है, लेकिन ये विषाणु कुत्तों एवं सुअरों को भी प्रभावित करता है। मतलब कि ये जो इन्फ्लुएंजा सी वायरस है, ये न केवल मानव में होता है बल्कि कुत्तों में भी होता है और सुअर में भी होता है। क्यों, क्योंकि मानव कुत्तों के संपर्क में रहता है। डॉग्स वगैरह लोगों को देखा होगा, पालते हैं अपने घर में, ठीक है, मतलब अपने माँ बाप को भेजाए हैं वृद्धाश्रम और कुत्ते को पालते हैं अपने घर में। ठीक है, सबकी बात नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग हैं। और सुअरों के बारे में तो आपने देखा होगा, कुछ लोग पिग का मीट जो होते हैं वो सर्व करते हैं, ठीक है, तो इसलिए उनमें भी हो जाता है। ठीक है, या कुछ लोग सुअर पालन करते हैं, ठीक, तो इसलिए उनमें भी होता है। अब बात आती है इन्फ्लुएंजा डी के बारे में। ये मुख्यतः मवेशियों में पाया जाता है। मवेशी का मतलब होता है जो पशु पालन करते हैं, जो भेड़ चराते हैं, इनको। ठीक है, और ख़ास बात क्या है कि अभी तक ये जो डी वाला है इससे मानव प्रभावित नहीं हुआ है। अब एक बात बताओ, मोटे तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ तो ए बी और सी ये 3 खतरनाक हैं।
डी खतरनाक नहीं है। आपको यहीं पे क्वेश्चन घुमा देगा, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे ए पढ़ा है तो क्वेश्चन घुमा देगा ये टाइप डी के कारण होता है या टाइप डी काफ़ी खतरनाक होता है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए नहीं साहब टाइप डी नहीं होता है, या इन्फ्लुएंजा के सभी टाइप मानव को प्रभावित नहीं करते, केवल 3 टाइप, ठीक है। इन्फ्लुएंजा टाइप ए जो वायरस है 2 प्रकार के प्रोटीन 18HA और 11NA के उप प्रकारों में इसे वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। इसका नाम है HA का, हमें पूरा याद नहीं रखना है और ना ही हमसे क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए मैं यहाँ पे नाम नहीं देता हूँ। सिंपल सी बात है, हमें कोई डॉक्टर थोड़ा ना बनना है, समझ गए। तो उस हिसाब से नॉलेज रखो जहाँ तक हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो होते हैं 2 प्रोटीन, ये कई अन्य प्रोटीनों के संयोजन से और नए प्रोटीन बनाते हैं। ध्यान देना, मोटे तौर पर अगर मैं कहूँ कि ये मोटे 2 प्रोटीन हैं 18HA 11NA, ठीक है। इनसे कई और सारे प्रोटीन बनते हैं, जैसे H5N1, ठीक है, H7N2, H9N6, H17N10, H18N11, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, H17N10 और H18N11 इन 2 को अगर हम छोड़ दें, ठीक है, तो जितने भी शेष प्रोटीन बनते हैं यानी कि H5N1, H7N2, H9N6 और भी इसके अलावा जितने बन सकते हैं वो सभी के सभी वायरस पक्षियों को संक्रमित कर देते हैं, ठीक है। और ये दोनों केवल और केवल किसको करते हैं? चमगादड़ों में, ठीक है। तो ये केवल चमगादड़ों में पाए जाते हैं, बाकी सब अन्य पक्षियों को प्रभावित कर देते हैं। हालांकि ये लाइन आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछी जाएगी, क्लियर। तो इतनी बातें आप समझ गए, जितना पूछा जाएगा उतना ऊपर बता दिया। अब बात आती है अफीम उत्पादक देश कौन से हैं। ऑलरेडी हमने इसको कई बार आपके साथ डिस्कस किया है, ठीक है, और कई बार हमने प्रीलिम पैड में भी आपको दिया है। तो पहले आपको पता होना चाहिए अफीम उत्पादक के बारे में आपको दिखा देते हैं। इसको बोलते हैं गोल्डन क्रेसेंट, यानी कि इसमें ईरान है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। ये 3 देश सबसे ज़्यादा यहाँ पे अफीम उत्पादित होती है। और आपको पता होना चाहिए तालिबानों के पास जो सबसे ज़्यादा पैसा आता है ना, इसी से आता है। पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है उनके पास भी इसी से पैसा आता है। ईरान के पास जो सबसे ज़्यादा पैसा होता है वो यहीं से आता है। और ये सब लोग क्या करते हैं, चोरी छिपे पंजाब में भेजते हैं अफीम, चरस, गांजा, ठीक है। और ये ध्यान देना, आधे लोग तो यहाँ से इंडिया को परेशान करते हैं, यानी कि वेस्टर्न साइड से ये सब के सब, और फिर क्या करते हैं कुछ हमारे ईस्टर्न से भी भेजते हैं। मतलब दोनों तरफ से भारत को नशा कराते हैं, ठीक है। तभी तो गाने आते हैं एक से एक भारत में। दूसरा जो है इसको गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, ठीक है, और वियतनाम, ये देश इसमें शामिल हैं, क्लियर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिंपल सा कि गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो आप बता देंगे साहब कि भारत विश्व के 2 सबसे बड़े अफीम उत्पादक देशों के मध्य पाया जाता है, जिसमें एक स्वर्णिम त्रिभुज है यानी कि ट्रायंगल, जिसमें म्यांमार है, थाईलैंड है, वियतनाम है और लाओस है, क्लियर। ये 4 देश। स्वर्णिम अर्धचंद्र यानी कि क्रेसेंट में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और ईरान है, क्लियर। तो आपसे इन्हीं देशों के नाम दे देगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। साथ ही मोस्ट जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि आपसे इनकी लोकेशन पे क्वेश्चन पूछेगा कि पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के मध्य क्या है, हारमूज स्टेट ऑफ। आज नहीं पूछूंगा, मुझे पता है, मैंने पूछ लिया था इससे पहले आपसे क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है वियतनाम की जो सीमा है क्या वो थाईलैंड से लगती है, क्या कंबोडिया से लगती है, या थाईलैंड की सीमा किन किन देशों से लगती है। या आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, बहुत पहले पूछा है, हालांकि वो हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं मैप के माध्यम से। तो आप ये देखिए, ये जैसे हमारी प्यारी पृथ्वी है, ठीक है। प्यारी पृथ्वी कहाँ गई, हाँ, ये हमारा प्यारा भारत। प्यारे भारत से आप इधर आइए साउथ ईस्ट एशिया की ओर। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बना देते हैं कई बार कि राजधानी को लेकर कि सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, ठीक है, और आपको फिलीपींस या ताइवान, इनको दक्षिण से उत्तर के क्रम में लगाइए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए साहब ताइवान सबसे ऊपर है, वियतनाम फिर उसके नीचे कंबोडिया, उसके नीचे मलेशिया, उसके नीचे सिंगापुर, उसके नीचे, ठीक है, और फिर आपका सुमात्रा और जावा, ठीक है। सुमात्रा पहले और जावा आपका यहाँ पे। बच्चे इसी में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सुमात्रा पहले कहाँ से आ गया, ठीक है। तो इतनी बातें आपको पता चल गई। चलिए अब हम अपने पुराने आर्टिकल की ओर आते हैं। यहाँ पे एक बात और याद रखना, वो ये रिपोर्ट, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जा सकती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा यूएनओडीसी के द्वारा। यूएनओडीसी का मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ड्रग एंड कंट्रोल, ठीक है। ड्रग एंड कंट्रोल करने वाला संगठन है यूएन का,
क्लियर। चलिए इतनी बातें हो गई। प्रोजेक्ट सनराइज क्या है, इसी से रिलेटेड है। क्या काम करता है, 2016 में इसे जारी किया गया था। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में हो क्या रहा था, HIV के प्रसार से निपटने के लिए विशेष रूप से ड्रग्स इंजेक्शन का उपयोग करने वाले लोगों में इसके प्रयोग को रोकने हेतु चलाया गया। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वो लोग जो HIV से संक्रमित थे बट फिर भी वो ड्रग्स का इंजेक्शन लेते थे, आप लोग देखे होंगे ना कि कई सारे जो नशेड़ी टाइप के होते हैं वो इंजेक्शन की सिरिंज का यूज करते हैं। मुझे तो इंजेक्शन लगवाने में डर लगता है और ये लोग बेचारे और पूरी बॉडी में छेद कर लेते हैं इंजेक्शन से, समझ रहे हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा आर्टिकल पूरा कंप्लीट हुआ। तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन अगर पूछे प्रोजेक्ट सनराइज किससे था, तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में ड्रग्स इंजेक्शन का प्रयोग करने वाले जो HIV पेशेंट हैं उन पर रोकने के लिए, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग बात आपको जाते जाते बता दें कि मेरे पिताजी को जब ट्यूबरक्लोसिस था यानी कि TB था, तो उनको एक दिन में लगभग 12 से 16 इंजेक्शन लगते थे, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि पिताजी क्या करते थे हमारे, थक गए भाई, हर दिन आपको 12 से 16 इंजेक्शन लगेंगे तो आदमी थक तो जाएगा ही। तो पिताजी बोले कि एक काम करो ना, अब तुम मेरे मुंह में इंजेक्शन लगा दो, पूरी बॉडी को तो छेद कर ही डाले हो। तो वो बेचारा डॉक्टर परेशान हो गया, बोला सर आप ना ही लगवाइए। हालांकि वो तो भारत सरकार की तरफ से लगवाना ही होता है, डूडा के द्वारा इलाज होता है उसमें। खैर इंटरेस्टिंग बात थी इसलिए बता दिया आपको, हंसी तो आई नहीं होगी। चलिए, तो उम्मीद है आपने 23 जुलाई के करंट अफेयर्स को कवर किया। मिलते हैं नेक्स्ट 24 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट घटनाओं के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और साथ ही हमारी प्रीलिम बूस्टर टुडे सीरीज को भी देखिए। वहाँ पे हमने 2 टॉपिक आपका जो बच्चों ने नहीं देखा उसे भी देखे, क्योंकि वो भी प्रीलिम बूस्टर से ही संबंधित है, ठीक है। तो उसमें हमने आपको एक्सटर्नल बेंचमार्क टॉपिक नंबर 2 पढ़ाया था और निर्वाचन आयोग टॉपिक नंबर 1 काफ़ी डेप्थ में और डिटेल में। तो उम्मीद है आप उसे भी देखेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।